कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश इसमें। आज आपकी क्रैश कोर्स की डे 75 है, ठीक है। और अब बचती हैं इसके पास मात्र 15 क्लासेस किसकी, क्रैश कोर्स की। उसमें रैंडम क्वेश्चन इसके बाद अब आएंगे, ठीक है। कि कौन से क्वेश्चन आएंगे इसमें, रैंडमली क्वेश्चन मतलब इसमें मैं कराऊंगा। तो डे 75 का पहला क्वेश्चन लिखना। कुछ मैं आपको नदी लिखूंगा, उसके आपको सोर्स लिखने की, वो निकलती कहाँ से है। जैसे आपने इधर लिख दिया झेलम, बेसिकली इसमें जो है नदी वाले क्वेश्चन होंगे, ठीक है। दूसरा रावी, थर्ड व्यास एंड फोर्थ सतलज। ये चार नदियां हैं, ये किस पोर्शन से निकलती हैं आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। पहला जो है वो है बच्चों वेरीनाग झरना, जम्मू कश्मीर के पास, ठीक है। वेरीनाग झरने से क्या आसपास से निकलती है, झील भी लिखा होगा कहीं, ठीक है। सेकंड जो रावी है बच्चों, वो आती है अपने आप में रोहतांग दर्रे के वेस्ट में, यानी रोहतांग दर्रे से होते हुए इंडिया में एंटर करती है। रोहतांग दर्रे के पास के पश्चिम से लिखो, रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। तीसरी है व्यास, ये निकलती है बच्चों व्यास कुंड से, व्यास कुंड, ठीक है। और फोर्थ जो है सतलज, ये निकलते हैं राक्षस ताल झील से, जो तिब्बत में है, राक्षस ताल झील से। ये राक्षस ताल झील कहाँ पर है, अपने आप में तिब्बत में, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको सिंध की 5 नदियां बताई थी ना, उसका क्रम लिखना कहा था आपको, पता नहीं लिखा नहीं लिखा, नहीं लिखो। सिंधु की सहायक नदियों का क्रम, सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण का क्रम, उत्तर से दक्षिण का जो क्रम होगा, ठीक है। किस सीरीज में आएंगी, नॉर्थ से वेस्ट, वो लिखना आपको। तो इसमें लिखो आप लोग झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, मेन ये 4 लिखना, 5 ऑप्शन तो आते ही नहीं है। झेलम, चिनाब, रावी एंड सतलज, ये 4 नदियां हैं बच्चों जो नॉर्थ से साउथ की ओर आएंगी। सबसे पहले ये मिलेगी, फिर वो मिलेगी, फिर वो मिलेगी, फिर वैसे उस टाइप से बता रखा है मैंने, ठीक है। अगला लिखो आप, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है। ये है बच्चों सतलज नदी पर। किस नदी पर है भाखड़ा नागल परियोजना, ये है सतलज नदी पर, ठीक है। अगला लिखो, गंगा नदी का उद्गम सोर्स, गंगोत्री हिमनद। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी का उद्गम सोर्स लिखो, गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर, ठीक है। और गंगोत्री हिमनद कहाँ है, उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, गंगा की ऐसी सहायक नदियां जो नेपाल से निकलती हैं, यानी गंगा की जैसे कुछ सहायक नदियां भारत से निकलती हैं, कुछ नेपाल से। लिखो गंगा की सहायक नदियां जो नेपाल से निकलती हैं, जो नेपाल से निकलती हैं, ठीक है। यानी गंगा की ऐसी सहायक नदियां जो नेपाल से, तो घाघरा, गंडक और कोसी। क्या लिखोगे, घाघरा नदी, गंडक नदी एंड कोसी नदी। ये मुख्यतः 3 नदियां हैं गंगा की, जो कि अपने आप में कहाँ से निकलती हैं, घाघरा कर दो इसको, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है, बेसिकली ये है अपने आप में नेपाल के क्षेत्र से, जो कि घाघरा, गंडक और कोसी नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद आप लोग लिखो, गंगा की सबसे जो बड़ी, मतलब गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना, ठीक है। लिखो गंगा की सबसे पश्चिमी, यानी सबसे वेस्ट साइड से जो उससे मिल रही है, सबसे पश्चिमी प्लस सबसे लंबी नदी, लंबी सहायक लिखो, प्लस सबसे लंबी सहायक, ये कौन है बच्चों, यमुना नदी, ठीक है। जो सबसे वेस्ट से भी मिल रही है और सबसे ज्यादा क्या है, लंबी भी है, और उसकी सहायक है वो यमुना नदी है, ठीक है। अगला लिखना है आपको, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां लिखना है अब आपको, जैसे गंगा की लिखी ना, ऐसी यमुना की। तो ध्यान रखना, पेपर में पूछेगा इस प्रकार से कि यमुना की कौन सी सहायक है, गंगा की कौन सी सहायक है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसको तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना होगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग, यमुना की सहायक नदियां, यमुना की सहायक नदियां लिखना है आपको कौन कौन सी हैं। तो यमुना की जो सहायक नदी है, चंबल, सिंध, बेतवा, एक तो लिखो, चंबल नदी, सिंध नदी, ये सिंधु वाली नहीं है, ठीक है, जो आप समझ जो वो नहीं है, दूसरी है। बेतवा नदी, ये पंचनद वाली नहीं है जहाँ पे झेलम वेलम वाली है। तो चंबल, सिंध, बेतवा, इसके अलावा वरुण, केन, हिंडन, रिंद और सेंगल लिखो। वरुण,
केन, केन नदी पूछता है, केन किसकी सहायक है, बहुत बार पेपर में पूछता है, ठीक है, केन किसकी सहायक नदी है करके पेपर में आता है। इसके अलावा हिंडन भी आया था एक बार, हिंडन प्लस रिंद, हिंडन प्लस रिंद, और अंतिम जो आता है आपका सेंगर। ये किसकी सहायक नदियां हैं आपकी, यमुना नदी की सहायक नदियां, किसकी हैं, यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला लिखना आपको, गांधी सागर बांध किस पर बनाया गया, चंबल नदी पर, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है, चंबल नदी पर। ये भी बहुत बार पेपर में आता है, ठीक है। अगला लिखो, वेनगंगा किसकी सहायक है, वेनगंगा सहायक है गोदावरी की, वेनगंगा किसकी सहायक है, गोदावरी की सहायक है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसके बाद आता है बच्चों, गंगा की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, यानी टोटल, अभी तक तो मैंने ऐसे बताया था, आप टोटल ही देखो, गंगा की सहायक प्रमुख, ठीक है, गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, किसकी, गंगा की। तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के अंदर आता है आपका गोमती, घाघरा, शारदा, सरयू, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा, यमुना, सोन, सब आते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए आप इसको, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों के अंदर आप क्या क्या लिखोगे, एक तो लिखो आप लोग यमुना लिख लो, सोन नदी लिख लो, इधर आपने तो हेडिंग डाल दी, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, देखो क्या क्या लिखोगे इसमें आप लोग। एक तो गोमती लिख लो, गोमती, घाघरा, सोन, यमुना, कोसी, अभी बताया था ना कोसी नेपाल वाली, गंडक, ये किसकी सहायक नदियां हैं, उसकी, गंगा की। इसके अलावा शारदा, सरयू, जो भी कहते हो, ठीक है, रामगंगा देखो, शारदा या सरयू, शारदा ऑब्लिक सरयू, कॉमा रामगंगा। इसके अलावा कौन सी है इसकी सहायक नदी, जो है महानंदा, और ये काफी है, ठीक है, महानंदा लिख दो, महानंदा आदि, ये है अपने आप में किसकी सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियां, ठीक है। इसी प्रकार से कभी कभी ब्रह्मपुत्र की भी सहायक पूछ देता है, लिखो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, तो क्या लिखोगे, तिस्ता, मानस, दिहांग, दिबांग, क्या लिखोगे, तिस्ता, मानस, दिहांग और दिबांग। एक बार आया था कि दिहांग और दिबांग किसकी सहायक नदियां हैं, दिहांग प्लस दिबांग, ये किसकी सहायक है अगर पूछेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी की, ठीक है। इसके अलावा रागो, सांगपो, लोहित, कामेंग, एक लिखो लोहित, एक लिखना आपको कामेंग, क्या लिखना है, कामेंग, और एक सुबनसिरी, क्या लिखोगे, सुबनसिरी, ठीक है, क्या लिखोगे, सुबनसिरी, सुबनसिरी, और एक लिख लो आप लोग रागो सांगपो, रांगो सांगपो, ये तिब्बत में ऐसे बोलते हैं ना नदियों को, इसलिए ऐसे नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपने, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर बनाया गया है, महानदी पर, और ये कहां पर, हीराकुंड डैम, ये है उड़ीसा में, ठीक है। लिखो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, अपने आप में महानदी पर बनाया गया। कौन सा डैम बनाया गया, हीराकुंड बांध को कहां पे बनाया गया, महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, प्रायद्वीपीय भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदियां कौन सी है, नर्मदा और तापी। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां लिखो, ड्रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां, नर्मदा प्लस तापी, नर्मदा और तापी जो है क्या बहती है, भ्रंश घाटी से। और ये लिखो पश्चिम की ओर बहने वाली भी नदियां हैं, ये भारत की ऐसी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं, वरना ज्यादातर नदियां भारत की पूर्व की ओर बह के बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये दो नदी बेसिकली ऐसी जो पश्चिम की ओर क्या होती हैं, बहती हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, नर्मदा, तापी, ध्यान रखना, और अरबियन सी में जाकर गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर कहाँ है, ठीक है। लिखो नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर डैम, ये है बच्चों कृष्णा नदी पर, किस पर है, कृष्णा, और किसकी परियोजना है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की, ठीक है, किसकी है, आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो आप लोग, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, सतपुड़ा और विंध्य की, ठीक है। लिखो
नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य है? सतपुड़ा व विंध्य। ये पेपर में आया था पीसीएस के, अपर पीसीएस। नर्मदा घाटी किन नदियों की, मतलब कि नर्मदा घाटी किन पर्वतों के मध्य है? सतपुड़ा प्लस विंध्य। सतपुड़ा प्लस विंध्य के मध्य अपने आप में क्या है? नर्मदा घाटी है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी, यानी प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? लिखो प्रायद्वीपीय, ये प्रायद्वीप मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, भारत का ऐसा वाला पोर्शन। तो लिखो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट कौन सी है? गोदावरी, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे क्या है बच्चों? लंबी नदी है। ठीक है, अगला लिखना आपको, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा। सरदार सरोवर डैम आता है ना, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनी है? सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम को बनाया गया है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, वेम्बनाड झील किस राज्य में है? केरला में। लिखो वेम्बनाड झील कहाँ है? ये केरल में। एक क्वेश्चन आएगा इस आज की क्लास से, केरल में। ठीक है, अगला लिखना है आपको, भारत की जो मतलब भारत में जो सोन, नर्मदा और महानदी है वो कहाँ से निकलती है? सोन, नर्मदा प्लस महानदी, ये निकलती है बच्चों अमरकंटक के पठार से। ठीक है, कहां से निकलती है? अमरकंटक के पठार से। अमरकंटक पठार, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, जैसे आप अमरकंटक के पठार को देखोगे इस प्रकार से, एक नदी ऐसे जाती है यहाँ से, मतलब ये प्रॉपर इसी से नहीं निकलती, इसी के आसपास से निकलती सोन, एक ऐसे जाती है नर्मदा और एक आपका ऐसे जाती है गोदावरी, यानी तीनों डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि ये अमरकंटक से कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकल के पूर्व की ओर बहती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकल के पश्चिम की ओर बहती है? ठीक है, ये नर्मदा, तापी और गोदावरी, और इसका आप लोग ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना आपको, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैनगंगा प्लस पेनगंगा, ये है बच्चों गोदावरी की सहायक। किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की अपने आप में सहायक है। ठीक है, वेनगंगा और पेनगंगा। अगला लिखना है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी मैंने बता दी, फरक्का परियोजना लिखो किस नदी पर है? गंगा नदी पर, वेस्ट बंगाल में। फरक्का डैम लिखो, फरक्का परियोजना किस नदी पर है? अपने आप में गंगा नदी पर। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। फरक्का नदी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। किस नदी में है? गंगा नदी पर। लिखो फरक्का डैम किस नदी पर है? गंगा नदी पर। अगला और लास्ट क्वेश्चन लिखो आज का, धुआंधार जलप्रपात, ये मतलब जीएस का। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात जो है ये है अपने आप में कहाँ पर? नर्मदा नदी पर, और एमपी में है। ठीक है, नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। ये था आपका आज की जीएस वाला सेक्शन। और आप लोग जानते हैं जब तक आप उत्तराखंड नहीं पढ़ोगे तब तक आपकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। हालांकि अब आपकी आत्मा को तृप्ति उत्तराखंड पढ़ने से पहले जीएस में भी मिलने लगी, क्योंकि अब आप जानते हैं पेपर यूकेपीएससी सेट करने वाला है, तो इतना भी आप लोग टेंशन नहीं ले रहे हैं आजकल पहले के कंपेरिजन में। ठीक है, तो उत्तराखंड वाले पोर्शन में लिखो आप, भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? भारत माता मंदिर, ये है बच्चों हरिद्वार में। कहाँ है? हरिद्वार में है। ठीक है, भारत माता का मंदिर कहाँ पर पड़ता है? हरिद्वार में। अगला लिखो, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की की स्थापना। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? रुड़की में। कहाँ पर है इसको? रुड़की में। स्थापना देख लेना है इसकी। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेना है 1978 है या नहीं है, चेक कर लेना एक बार, मुझे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। अगला लिखो, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड यूके पीसीएस, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन कर देता हूँ ना, उत्तराखंड पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रथम अध्यक्ष लिखो।
प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी जी थे, ठीक है, श्री एनपी नवानी जी। ये तो पता ही होगा आपको, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी। क्या लिखोगे? एनपी नवानी कौन है? यूकेपीएससी के प्रथम अध्यक्ष। अगला लिखना है आपको, कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? लिखो, कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा क्या लिखोगे? कुंभ मेले को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत कब घोषित किया गया था? ये किया गया था वर्ष 2007 में। कब किया गया था? 2007 में इसको यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। और 2017 में, 2017 में, ठीक है, 2017 में। और इसकी डेट थी आपकी 7 दिसंबर 2017 को इसको घोषित किया गया था, ठीक है। अगला लिखना है आपको, हजरत अल्लाउद्दीन अहमद साबिर यानी पीरान कलियर की दरगाह कहाँ पर है? पीरान कलियर की दरगाह है बच्चों, दरगाह है रुड़की में। पीरान कलियर कलियर कहाँ पर पड़ता है? रुड़की में, ठीक है। और ये जो है किसकी अपने आप में दरगाह है? हजरत अल्लाउद्दीन अहमद साबिर। लिखो, हजरत अल्लाउद्दीन अहमद साबिर। हजरत अल्लाउद्दीन अहमद साबिर की क्या है? दरगाह है, ठीक है। इसको ध्यान में आप लोग रखोगे। अगला लिखो, लोकतांत्रिक समाजवादी। ये तो लिखने की जरूरत है, फिर भी लिख दो, क्या पता पूछ दे कभी। लोकतांत्रिक समाजवादी वैसे आएगा नहीं, ठीक है, ये अब तो खैर इतना जो है नहीं, तो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन लिख दो, हेमवती नंदन बहुगुणा। वैसे आएगा नहीं अब वैसे, ठीक है, लिख दो, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने 1979 में किया था, ठीक है। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का गठन हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने। अगला लिखो, जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? कमलेंदुमती शाह। लिखो, जीवन ज्योति नामक कविता संग्रह किसका है? कमलेंदुमती शाह जी का। कमलेंदुमती शाह जी का है, क्या है? जीवन ज्योति नामक अपने आप में ये कविता संग्रह किसका है? कमलेंदुमती शाह जी का है, ठीक है। इसको ध्यान में रखोगे आप, जीवन ज्योति। अगला लिखना आपको, जागर गायकी के लिए कौन प्रसिद्ध है? बसंती बिष्ट। यानी ये बसंती बिष्ट का संबंध लिखो ऐसे, बसंती बिष्ट। ये कौन है बच्चों? जागर गायिका, ठीक है, जागर मतलब जागर गाने वाली है, ठीक है। तो जागर गायिका लिखो, इनके जागर गायकी है इनकी जो है प्रसिद्ध। और 2017 में इनको एक अवार्ड भी मिला था, बसंती बिष्ट को 2017 में क्या दिया गया था? पद्मश्री। 2017 में क्या मिला था इनको? पद्मश्री, ठीक है। अगला लिखना आपको, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने, ठीक है। दसौली ग्राम स्वराज मंडल, ग्राम स्वराज मंडल 1964 में किसने की थी? चंडी प्रसाद सीपी भट्ट जी ने, ठीक है। लिखो, पूरा लिखना आप लोग, सीपी भट्ट जी ने क्या की थी? इसकी स्थापना की थी। अगला लिखा, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रुड़की में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखना है आपको? यहाँ पर लिखना है, मतलब जो दसौली के बाद जो आप लिखेंगे, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो की गई थी 1928 के समथिंग। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान लिख दो सीधे आप, भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान। भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? रुड़की में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है? रुड़की में अवस्थित है। अगला लिखना है आपको, वृक्ष मानव के नाम से किसको जाना जाता था? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को, ठीक है। उत्तराखंड में वृक्ष मानव किसको कहा गया? वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। विश्वेश्वर
दत्त सकलानी को क्या कहा गया, ब्रिक्स मानव नाम से जाना गया। ठीक है, अगला लिखना है आपको, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है, इसकी स्थापना 1947 में। केंद्रीय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी सेंट्रल बिल्डिंग भवन अनुसंधान रिसर्च संस्थान, ठीक है, यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है, रुड़की में, और 1947 से वर्किंग में है। ठीक है, 1947 से काम कर रहा है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। अगला लिखना आपको, विकल्प और जनपक्ष पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ये क्या था, शैलेश मटियानी जी ने। ठीक है, लिखो विकल्प प्लस जनपक्ष पत्रिका का प्रकाशन, विकल्प प्लस जनपक्ष पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, ये क्या था बच्चों, शैलेश मटियानी जी ने। ठीक है, शैलेश मटियानी जी ने क्या किया था, विकल्प प्लस अपने आप में जनपक्ष का प्रकाशन किया था। ठीक है, अगला लिखो आप लोग, शंकर गुफा कहां पर है, देवप्रयाग में। शंकर गुफा ये कहाँ है, देव प्रयाग में क्या है, अवस्थित है। ठीक है, अगला लिखना आपको, जो नाग देवताल है वो कहाँ है, रानीखेत में। नाग देवताल कहाँ पर स्थित है, रानीखेत में, और रानीखेत कहाँ पड़ता है, अपने आप में अल्मोड़ा में पड़ता है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, पेशावर कांड के दिन गढ़वाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसने की थी, मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, लिखो पेशावर कांड के दिन गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा, गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की थी, मोतीलाल नेहरू जी ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू जी ने की थी गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा, कब, पेशावर कांड के दिन। ठीक, अगला लिखना आपको, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 1994 में। ठीक है, लिखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम पर डाक टिकट कब जारी हुआ था, 1994 में। ठीक है, 1994 में इनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। और अंतिम क्वेश्चन लिखना है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां और सुमन स्मृति ग्रंथ किसकी है, भक्त दर्शन की। ठीक है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां किसकी है, लिखो गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां और सुमन स्मृति ग्रंथ प्लस सुमन स्मृति ग्रंथ, ये किसकी है, भक्त दर्शन जी के। ठीक है, इसको आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। ये था आपका डे 75, यानी लगभग 75 क्लासेज आपकी हो चुकी हैं, अब बचते हैं आपके 15 क्लासेज, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा खासा इसमें हम लोग मतलब परफॉर्मेंस करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो क्रैश कोर्स है, तो आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, इसको अच्छे से तैयार करके अपने एग्जामिनेशन हॉल तक आपको जाना है। उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ें हैं ये आपके समझ आ पा रही होंगी, और हम लोग इसको सही से 90 क्लासेज जल्द से जल्द कंप्लीट करने की क्या करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिएगा, और जो भी आपका मतलब पेपर है, जब भी आपके एग्जाम होंगे, उसके हिसाब से अपनी पूरी की पूरी क्या कीजिएगा, स्ट्रैटेजी बना के चलिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखना। थैंक यू।